हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मायोन वोल्केनो को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था खकोवका डैम को लेकर के। तो खकोवका डैम जो है वो यूक्रेन कंट्री के सर्दर्न पार्ट पर नाइपर रिवर, जिसको निप्रो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, उस पर लोकेटेड है। ये जो खकोवका डैम है ये सोवियत एरा टाइम का डैम है और 1956 में इसको बिल्ट किया गया था। क्रीमिया रीजन, जिसको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, यहाँ पर वाटर सप्लाई जो है वो भी इस डैम के थ्रू ही देखने को मिलती है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि इस डैम की एक वॉल जो है वो कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से इस रीजन में फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि खकोवका डैम जो है वो नाइपर रिवर या फिर जिसको निप्रो रिवर के नाम से जानते हैं उसके ऊपर लोकेटेड है। तो इस नाइपर रिवर का ओरिजिन जो है वो रशिया में जो वाल्दाई हिल्स है वहां से देखने को मिलता है। उसके बाद में ये बेलारूस से फ्लो करती हुई फिर आती है यूक्रेन में और फिर ब्लैक सी में अपने आप को मर्ज करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और खकोवका डैम की लोकेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी काफी ज्यादा फोकस करता है वो एरिया, वो रीजन जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन है उनको लेकर के क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाने लगा कि ये डिस्प्यूटेड रीजन जो है वो कौन कौन से कंट्री के बीच में है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये लोकेशन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहती है उन सबको लेकर के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। एस्पायरेंट्स, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपके लिए ये इनिशिएटिव जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इस इनिशिएटिव में हम क्या करवाते हैं, तो इसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जहां पर भी हमें लगता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है, तो सबसे पहले उस न्यूज़ की इमेज जो है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और फिर उस न्यूज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अब इस इनिशिएटिव में सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या रहता है कि देखो, करंट अफेयर्स को जब हम याद करते हैं तो अगर हमें प्रॉपरली लिंकेज पता हो कि किसकी वजह से ये एरिया, ये पॉइंट जो है वो न्यूज़ में था, तो ईजिली जो है वो करंट अफेयर हमें याद रह पाता है। तो इसकी वजह से ये इनिशिएटिव जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप वोल्केनो आईएएस टीम को दे दो। इसके बाद में जो आपका स्टैटिक पार्ट बचता है वो आप अपने लेवल पर प्रिपेयर करो और इस तरीके से फिर आप किसी भी एग्जाम को ईजिली क्रैक कर पाओगे। इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जब आप वीडियो के टाइटल को क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहां पर डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव करंट अफेयर्स के पास में लिंक अवेलेबल है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन करो। 89 रुपीज पर मंथ जो है वो इसके चार्जेस हैं। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है कि कोविन वैक्सीनेशन जो डाटा है वो लीक हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको लेकर के मना किया है। यूनियन आईटी मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बोला है कि पहले कोविड वैक्सीन जब दी गई उससे पहले, कोविन ऐप से पहले जब अलग रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा था, उस टाइम में ये जो डाटा है उनको स्टोर किया गया होगा। हालांकि कोविन पोर्टल से जो है वो इनको स्टोर नहीं किया गया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERTIN जो है वो जल्दी इस इशू को लेकर के इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक बात डिस्कस कर लेते हैं कि कोविन पोर्टल जो है उसको डाटा प्राइवेसी के अकॉर्डिंग किस तरीके से एडिक्वेट सेफगार्ड जो है वो हमने बना रखे हैं। देखो, कोई भी पर्सन जिसको वैक्सीनेशन को लेकर के जिन्होंने अपना इनपुट डाला, तो वो अगर चाहे अपने मोबाइल नंबर जिससे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उस पर OTP ऑथेंटिकेशन के थ्रू वो अपने जो डाटा है उनको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो वैक्सीनेटर है वो भी वैक्सीनेटेड जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे रिलेटेड जो डाटा है उनको लॉगिन कर सकता है। ओके, अब थर्ड पार्टी जो है वो भी
एक्सेस जो है वो कर सकती है, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा कि जो बेनिफिशियरीज है थ्रू बेनिफिशियरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन, मतलब उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू ओटीपी भेजा जाएगा, उसके थ्रू जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके का प्रोसीजर है। जो कोविन ऐप है उसको डाटा प्राइवेसी के बेसिस पर काफ़ी अच्छे से सिक्योर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, और गवर्नमेंट ने इस बात को लेकर के फोकस किया है कि डाटा जो है वो कोविन ऐप से ब्रीच नहीं हुए हैं। अब ये CERTIN क्या है, इसको लेकर के हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ देखिए CERTIN, देखो अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे इंडिया में हैकिंग को लेकर के या फिर फिशिंग को लेकर के कोई भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट देखने को मिलती है तो उनको लेकर के CERTIN जो है वो डील करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था CERTIN को। ओके, और हमारे इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के काम करने के लिए नोडल एजेंसी है। अब अगर हम बात करें कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए इंटरनेशनल और हमारा इंडिया जो है उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो कुछ बेसिक फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम को लेकर के एक कन्वेंशन हुई है जिसको बोलते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन, और ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है वो 2004 में जो है वो फोर्स में आई थी। ओके, और इसमें साइबर क्राइम या फिर इंटरनेट से रिलेटेड जो भी इशू है उनको टैकल करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। इस तरीके का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। ओके, ये तो इंटरनेशनल लेवल का हमने डिस्कस किया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या काम किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 2018 में हमने लॉन्च किया साइबर सुरक्षित भारत योजना। साइबर सुरक्षित भारत योजना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ में मिलकर के और साथ ही साथ में जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनके साथ में मिलकर के इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। और मेन टारगेट ये था कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो लॉन्च किए जाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाए और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो भी बेसिक इशू है उनको सॉल्व किया जाए। इसके अलावा अगर साइबर थ्रेट देखने को मिलता है या आपके कोई जो भी जैसे कि कोई मेलिशियस प्रोग्राम जो है वो इफेक्ट करता है तो उसको हटाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने साइबर स्वच्छता केंद्र जो है वो भी एस्टेब्लिश किए। ओके, यहाँ पर जाकर के फ्री लेवल पर जो भी इस तरीके के मालवेयर प्रोग्राम्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को तो उनको रिमूव करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 2018 में ही एक प्रोजेक्ट और एस्टेब्लिश किया जिसको बोलते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, तो इसको I4C के नाम से भी जानते हैं। ये जो इनिशिएटिव है इसमें मेन टारगेट ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये I4C, और ये किसके अंडर आता है, ये 2018 में जो एक प्रोग्राम हमने वो लॉन्च किया था साइबर सुरक्षित भारत योजना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। ओके, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसका भी मेन टारगेट ये है कि साइबर क्राइम को लेकर के जो भी इशू है उनको हम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इंस्टॉल करें, कोऑर्डिनेटेड मैनर में टैकल करें। कोऑर्डिनेटेड मैनर क्या कि अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्री जो है उनके लेवल पे जो भी इशू देखने को मिले तो आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम इस इशू को काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए साइबर क्राइम को लेकर के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट पेज पर। अभी क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी खरीफ क्रॉप है उसको लेकर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इंक्रीज किया है। हालांकि जो फार्मर्स हैं वो इससे खुश नहीं है क्योंकि 2014 के टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने इस बात को लेकर के अश्योर किया था कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी C2 + 50%, C2 क्या है, और कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड इलेक्शन प्रोमिस। ओके, तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन C2 जो है, और इसमें 50% का हाइक, ये जो है वो स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी और इसको इंस्टॉल करने की बात की थी किसने, एनडीए गवर्नमेंट ने। लेकिन ये प्रॉमिस जो है वो कंप्लीट नहीं किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या किया जाता है कि जो आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आपका जितना भी
कॉस्ट आ रहा है, जितना भी प्रोडक्शन में खर्चा आ रहा है, उसके 1.5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एक कमेटी के थ्रू जो है वो डिस्कशन के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उनके बेसिस पर जब मीटिंग हुई तो वहाँ पर ये अप्रूव किया गया कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो क्या किया जाना चाहिए, इंक्रीज किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर के ये बोला गया है कि क्या ये एमएसपी जो है ये फार्मर्स को हेल्प करेगी। देखो मेजर इशू क्या देखने को मिलता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो ग्रेन्स जो है वो खरीदती है फार्मर्स से डायरेक्टली। इसमें एक मीडिएशन का जो रोल है वो काफ़ी कम होता है। फार्मर्स को जो डायरेक्टली मनी जो है वो ऑनलाइन उनके जो अकाउंट होते हैं उसमें ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। लेकिन इशू क्या है कि इस तरीके के जो सेंटर हैं जहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बेसिस पर खरीदा जाता है डायरेक्ट फार्मर से, वो काफ़ी डिस्टेंट एरिया पर लोकेटेड है। तो अभी भी फार्मर्स जो हैं, जो मीडिएटर हैं, उनको ही अपना ग्रेन्स, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको सेल करते हैं, और जो मनी मीडिएटर के थ्रू दिया जाता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर मेन इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश करे और अवेयरनेस भी क्रिएट करे फार्मर्स में कि इस तरीके की जो भी क्रॉप है उनको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो आपको इतना पेमेंट देती है। अभी भी फार्मर्स को ये बात नहीं पता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है या इस तरीके का जो इंक्रीज जो है उसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है बेसिक लेवल पर। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर बताया गया है, देखो अभी G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास में अलग अलग ग्रुप पर अलग अलग लेवल पर डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स जो हैं उनकी वाराणसी में मीटिंग हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमें जो भी डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमारे ग्लोबली लेवल पर एस्टेब्लिश होने चाहिए कि हमें सब मिलकर के जो हैं उन गोल्स को कंप्लीट कर सके। इंडिया के लिए उन्होंने बोला कि हमने तो हमारे टारगेट फिक्स किए हैं, हम वीमेन को जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन के रूप में आगे रख रहे हैं, मतलब वीमेन ओरिएंटेड या वीमेन टारगेटेड जो ग्रोथ है उसके ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है। तो सिप्री जो इंस्टीट्यूट है उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसने ये बोला है कि चाइना जो है वो रशिया और यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना जो है, क्या देखिए चाइना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका जो स्टॉक पाइल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, कंपैरिजन टू यूएस एंड रशिया और यूएस में जितना इंक्रीज देखने को मिल रहा है उससे ज़्यादा चाइना जो है उसमें देखने को मिल रहा है। चाइना इंक्रीज्ड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल to 410 warheads in January 2023 from 350 in January 2022. The Stockholm International Peace Research Institute said in its annual report on Monday. Depending on how it is decided to structure its forces, China could potentially have at least as many intercontinental ballistic missiles as either the US or Russia by the turn of the decade. ओके, तो यहाँ पर स्टॉकहोम ने फोकस किया है कि चाइना जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है तो इस तरीके से चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उनको स्टोर कर लेगा। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं जिसमें यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल शामिल है, जिनमें टोटल मिला करके हैव डिप्लॉयड और स्टोर्ड 9,576 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से देखो ये कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो अदर कंट्री जो हैं वो भी इस तरीके के प्रोजेक्ट को, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसको लेकर के जो भी कन्वेंशन है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो, ताकि जब ये कंट्री अपने आप पर एक तरीके से रोक लगाएंगे तभी जा करके तो और कंट्री जो हैं वो अपने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कम फोकस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो यूके, यूएस हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जिनको मेन रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो वो कंट्री जब अपना इतना डेवलपमेंट करेंगे इन वेपन्स को लेकर के तो अदर कंट्री जो हैं वो तो ज़्यादा ही फोकस करेंगी। इंडिया जो है उसकी अगर हम बात करें तो 2022 में हमारे यहाँ पर 160
आर्सेनल थे और 164 जो है वो 2023 में देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वहाँ पर पहले 165 और अभी जो है 170। देखो पाकिस्तान और चाइना जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, इसके लिए इंडिया जो है उनके भी सिक्योरिटी लेवल पर इश्यू जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और यही एक बेसिक रीजन रहता है कि एक कंट्री ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो है या कोई वेपन जो है वो डेवलप किया तो फटाफट जो है वो रीजनल एरिया में जो अदर कंट्री है वो भी इसको लेकर के फोकस करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। ओके तो ये जो सिप्री इंस्टीट्यूट की जो बात की गई है, इसको लेकर के हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सिप्री। देखो सिप्री जो है ये आपको पता होना चाहिए कि इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था स्टॉकहोम में। ओके स्टॉकहोम स्वीडन में। इसका मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि अगर हम बात करें तो ये डाटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। अलग अलग लेवल पर ये रिकमेंडेशन लेती है कि जैसे कि मीडिया से, रिसर्चेज के थ्रू या फिर पॉलिसी मेकर से, इनके थ्रू जो है वो डाटा को लेती है और उनके बेसिस पर जो है वो टाइम टू टाइम एनालिसिस करती है इशू को लेकर के और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। मेन इसका टारगेट है कि आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्ममेंट और आर्मेंट्स जो है इन सबको लेकर के जो कन्फ्लिक्ट है उनको डेडिकेटेड ये इंस्टीट्यूट है। मतलब जो भी डिफेंस वेपन है ना, जो भी कंट्री डेवलप करता है उनको लेकर के ये अपना मेन जो क्राइटेरिया है उसको लॉन्च करता है। उनको लेकर कौन कंट्री कितना डेवलप कर रहा है, कौन कंट्री किस तरीके के वेपन डेवलप कर रहा है, इसको लेकर के अपनी रिपोर्ट लेकर के आता है। सिप्री जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक इंडिपेंडेंट है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। ओके ये बेसिक बात है, इंडिपेंडेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि 57,000 माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उन्होंने वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो है उसके अंडर अपने आप को रजिस्टर कर रहा है। मतलब माइग्रेंट वर्कर्स एक स्टेट में रहते हैं और एक स्टेट से जब वो दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको ये आंगनवाड़ी को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट के वो उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन की कमी, जो लैक्टेटिंग वीमेन है, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, उनमें भी न्यूट्रिशन की कमी। तो यहाँ पर पोषण ऐप के थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और ये माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो अपने आसपास के एरिया में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां जाकर के इस तरीके के इनिशिएटिव को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर कोऑपरेशन के थ्रू काम करना होगा, तभी जाकर के हम इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जो पोषण अभियान है वो 2018 में हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और इसमें अभी तक 10.6 करोड़ बेनिफिशियरी जो है उनको बेनिफिट मिल चुका है, जिसमें से 47.6 लाख जो है वो लैक्टेटिंग वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड 7.48 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन और बचे हुए जो है वो बच्चों को बेनिफिट मिला है। देखो हमारी गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रिशन लेवल पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है और फोकस करना भी चाहिए। हमने एक दो बार आर्टिकल भी इसको लेकर के एडिटोरियल में जो आई उनको डिस्कस किया है कि अगर न्यूट्रिशन लेवल पर चाहे बच्चे में चाहे गर्ल में अगर कमी देखने को मिलती है तो सोसाइटी में जो एक कंपटीशन है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लैक फील करता है। और वो लैक जो है, वो जो लैकिंग है कंपटीशन में, एजुकेशन में, हेल्थ में, फिर वो जो है वो ऑल टाइम उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, उसकी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो न्यूट्रिशन लेवल के बेसिस पर जो एक पार्टिसिपेशन या एक डिफरेंस देखने को मिलता है उसको पाटने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके के इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं ताकि सभी को जो बेसिक न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर और यहाँ पर यूएस ने डिसाइड किया है कि वो यूनेस्को को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ओके 2018 में यूएस ने और इजराइल ने यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ दिया था। ओके और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि चाइना जो है वो अपने लेवल पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो क्यों छोड़ा था, जब फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दी गई तब उन्होंने बोला कि वो जो है वो इससे अपने आप को सेपरेट करते हैं और अभी चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो चाइना एक तरीके से जो भी गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के बेसिस पर यूएस ने डिसाइड किया है कि दोबारा से वो यूनेस्को को ज्वाइन करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे ना तब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया था। काफ़ी ज़्यादा जो अगर हम बात करें वेस्ट एशिया में ईरान को लेकर के भी जो स्कीम थी, जिसको अब हम बात करते हैं P5+1 ट्रिटी के नाम से जानते हैं या फिर जिसको JCPOA एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, उससे भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया था और भी अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे उन्होंने विड्रॉ किया था। ओके
और अभी जो है वो यूएस फोकस कर रहा है कि दोबारा से यूनेस्को को ज्वाइन करेंगे। तो यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक बातें अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो इसका कंप्लीट नेम आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। व्हाट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी? स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, लेकिन यूएन के साथ में मिलकर के वो अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। ओके, जो यूनेस्को जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में यूएन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और स्पेशलाइज्ड एजेंसी को लेकर के तो हमने डिस्कस ही कर लिया। अगर हम बात करें कि व्हाट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी, तो ये हमने देख लिया। अगर एक एजेंसी जो है, जो पहले इसकी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया, तो उसका नेम है इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन। 1946 से 1952 के बीच में ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी रही, लेकिन बाद में इसको इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज से। ओके, ये जो यूएनएचसीआर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। ओके, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया, ये आपको बेसिक फैक्ट ध्यान में रखना है। और 2018 में जो यूएस है उन्होंने विड्रॉ किया था कि वो यूनेस्को को ज्वाइन नहीं करेंगे, यूनेस्को से अपने आप को विड्रॉ करते हैं, लेकिन अब इसे उन्होंने दोबारा से रीज्वाइन करने की बात की है। तो ये बेसिक फैक्ट जो है वो हमने डिस्कस किए यूनेस्को के लेकर के, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग और ऐसे चैलेंज को लेकर के। अगर स्टूडेंट्स आप अपनी आंसर राइटिंग को लेकर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा एक इनिशिएटिव है, इसमें आपको एथिक्स की और ऐसे की जो है वो वीकेंड पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे जो है वो डेली आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको आंसर जो है वो हमें मेल करना होगा। फिर प्रद्युमन सर जो हैं वो आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद में जो प्रॉपर गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हिंट प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से अगर कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो किस तरीके से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपके आंसर्स को आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी बेसिक बातें जो हैं वो आपको इस इनिशिएटिव में बताई जाएंगी। ओके, थैंक यू।